हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हम किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है और जो क्रियात्मक इकाई है वो पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है नेफ्रॉन। किडनी की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है, नेफ्रॉन। और आज हम नेफ्रॉन को की जो संरचना है उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके भाग कौन कौन से हैं उन सभी को। नेफ्रॉन, किडनी जो होती है, एक मानव की जो किडनी है, एक में लगभग 10 लाख, या बुक्स में अधिकतर एनसीईआरटी बुक्स में ऐसा लिखा होगा 1 मिलियन। तो मानव की एक किडनी में कितनी? केवल एक किडनी में लगभग 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की संख्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना, केवल एक में। दूसरी बात, ये जो नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे जो वृक्क या किडनी जो होती है उसकी संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोई आपसे पूछे कि हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो वो होती है नेफ्रॉन होती है। मानव की किडनी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। आइए अब नेफ्रॉन की संरचना को डिटेल से पढ़ते हैं, उसके सभी भागों को समझते हैं। नेफ्रॉन जो है वो एक नलिकाकार संरचना होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन के दो मुख्य भाग होते हैं, एक जो है केशिकाओं का बना हुआ ग्लोमेरुलस और दूसरा नलिकाकार भाग ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा ट्यूबुलर भाग। देखो, इसको आप ऐसे अब चित्र से हम इससे समझते हैं। नेफ्रॉन जो है उसमें एक प्याले नुमा या कप जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इस प्याले नुमा या जो कप नुमा जो संरचना होती है उसमें जो हमने कल की वीडियो में, पिछले वीडियो में देखा कि कैसे महाधमनी से फिर वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और वृक्क धमनी फिर अनेक सारे भागों में बढ़ती हुई एक एक सभी नेफ्रॉन्स में आकर धमनिकाओं के रूप में इसमें प्रवेश करती है। इसमें जो प्रवेश करने वाली जो धमनिका है, ठीक है, नेफ्रॉन के ये जो प्याले नुमा संरचना है इसे बोमेन संपुट कहते हैं। इस बोमेन संपुट में ये जो प्रवेश करने वाली जो धमनिका है इसे अभिवाही धमनिका कहते हैं। अभिवाही धमनिका कहते हैं। इंग्लिश में इसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अभिवाही धमनिका। और ये अभिवाही धमनिका जब इस बोमेन संपुट में प्रवेश करती है तो अनेक छोटी छोटी केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। अनेक छोटी छोटी केशिकाओं में विभक्त हो जाती है और ये केशिकाएं पुनः मिलकर एक और धमनिका का निर्माण करती है जो बाहर निकल रही है इस बोमेन संपुट से। उस धमनिका को अपवाही धमनिका कहते हैं। अपवाही धमनिका, इंग्लिश में इसे इफरेंट आर्टेरियोल इसको कहते हैं।
ठीक है, देखो बाहर निकल रही है, ई से एग्जिट, एग्जिट यानी होता है बाहर निकलना, तो इससे जो बाहर निकल रही है वो एग्जिट वाली एफरेंट। यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है कि ये एफरेंट है या ईफ्रेंट, ठीक है। तो जो एग्जिट होने वाली है ई से एग्जिट, बाहर निकलने वाली होगी ईफ्रेंट, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। अपवाही हिंदी में याद रखें, अपवाह बाहर निकलने वाली, अपवाहित होने वाली, ठीक है। तो इस तरह नेफ्रॉन का जो सबसे पहला भाग है, जो ट्यूबुलर भाग का जो सबसे पहला जो ये प्यालेनुमा भाग है, ये जो प्यालेनुमा संरचना जो होती है, इस प्यालेनुमा संरचना को एक वैज्ञानिक जिसने इसकी खोज की थी उसके आधार पे इसका नाम रखा, वैज्ञानिक का नाम था बोमेन, और उसी आधार पे इसका नाम रख दिया बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन संपुट। इसे कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसे, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन का वो भाग जो प्यालेनुमा है, सबसे पहला भाग, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। इस बोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका ये इसके प्यालेनुमा भाग में अंदर प्रवेश करती है और अनेक छोटी केशिकाओं में विभक्त हो जाती है और फिर वापस जुड़कर अपवाही धमनिका के रूप में बाहर निकलती है। ये जो अंदर केशिकाओं का ये जो जाल बन गया, ये जो अंदर लाल रंग से मैंने जो बनाया है, ये जो केशिकाओं का जो ये जाल बन गया, इस जाल को, केशिकाओं के इस जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। कोशिकाओं के इस जाल, केशिकाओं का ये जो जाल बना है, वेब नेटवर्क जो बन गया है, इसे ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं अंदर ये जो केशिकाओं का जाल बन गया, ठीक है। यहाँ तक ये जो संरचना मैंने बनाई है, यानी कि दो चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी? बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इन दोनों को सम्मिलित रूप से, ग्लोमेरुलस को और बोमेन संपुट को, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से मेल पीघी काय कहते हैं। मेल पीघी कणिका या काय, बॉडी, मेल पीघी काय कहते हैं, या इनके लिए वृक्क कणिका, हिंदी में एक और वर्ड है वृक्क कणिका, रीनल कार्पसल्स भी कहते हैं, मेल पिजियन बॉडी, और या फिर इन्हें रीनल कार्पसल्स भी कहते हैं। मेल पिजियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स कहते हैं। इन दोनों संरचनाओं को सम्मिलित रूप से, कौन कौन सी संरचनाएं? बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन्हें सम्मिलित रूप से कहते हैं मेल पीघी काय या फिर रीनल कार्पसल्स, ठीक है। तो यह पहला भाग हो गया इसके नेफ्रॉन का। इसके बाद नेफ्रॉन का ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, आगे कुछ बहुत ज़्यादा संवलित नलिकाओं में बटा होता है। संवलित या कुंडलित मतलब एक जगह इकट्ठी हुई नलियाँ जो है, बहुत बड़ी नलियाँ, लेकिन एक जगह इकट्ठी हुई जो नलियाँ हैं उसमें बटा हुआ होता है। उन नलियों को कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स या संवलित नलिकाएं, या ठीक है। अब ये जो संवलित नलिकाएं हैं वो दो तरह की होती है। समझने के लिए केवल मैं इन्हें सीधे ही बना रहा हूँ, ज़्यादा इनको संवलित नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इस संवलित नलिका में भी एक भाग बिल्कुल यू आकार का होता है, इस तरह यू आकार का, और उस संवलित नलिका से थोड़ा पतला, इस तरह बनाना है इसे, थोड़ा पतला बनाना है इससे, ठीक है। इसका थोड़ा एक भाग बड़ा बनाना है, और इसके बाद फिर इसका जो है संवलित नलिका के रूप में इस तरह तो इस तरह की संरचना पाई जाती है नेफ्रॉन की, कुछ इस तरह संरचना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने मेल पीघी काय देखा जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल थे। इसके बाद में जो बोमेन्स कैप्सूल है, आगे
कुछ कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में आकर खुलता है, संवलित नलिकाएं में आकर मिलता है। ये जो संवलित नलिकाएं होती है, जिसमें सबसे पहली जो ये संवलित नलिका है, ये जो बोमेन कैप्सूल के जस्ट बाद में, इसे पीसीटी कहते हैं, शॉर्ट में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। पूरा नाम है इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। हिंदी में से कहें तो समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ पास में है, किसके? बोमेन्स कैप्सूल के समीप है, इसलिए इसका नाम है समीपस्थ कुंडलित। कुंडलित है इसलिए कुंडलित नलिका। ठीक है, ये जो यहाँ मैंने ये जो बनाई है, ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसकी जो आंतरिक भित्ति है वो घनाकार उपकला पेशियों की बनी होती है। ठीक है, ये हम इसके आगे जब उत्सर्जन की कार्य की पढ़ेंगे उसमें इसको और डिटेल से देखेंगे। तो बोमेन्स कैप्सूल जो है वो आकर खुलता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, जो संवलित नलिकाएं हैं, इकट्ठी हुई हुई कुंडलित नलिकाएं हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल पीसीटी जो है वो एक यू आकार की संरचना में आकर खुलते हैं। किस आकार की? यू आकार की ये जो संरचना दिख रही है इसमें आकर खुलते हैं, या एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। बालों में डालने वाली जो पिन होती है, हेयर पिन, वो भी लगभग यू आकार की होती है, उसकी आकृति की संरचना ये नजर आती है। ठीक है, इस संरचना को लूप ऑफ हेनले या हिंदी में हेनले का लूप, हेनले का लूप कहते हैं। ये जो यहाँ यू आकार की जो ये संरचना नजर आ रही है, इसे हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जो यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का होता है। ठीक है, इस यू आकार में चूंकि यू है तो यू में एक नीचे जाती हुई भुजा होगी, एक ऊपर जाती हुई भुजा होगी। ये जो नीचे जाती हुई भुजा है, चूंकि नीचे जा रही है, अवरोही है। ठीक है, तो इसे अवरोही भुजा, जो ऊपर चढ़ रही है उसे आरोही, जो ऊपर चढ़ रही है आरोही भुजा कहलाती है, जो नीचे उतर रही है उसे अवरोही, अवरोही भुजा, अवरोही भुजा डिसेंडिंग आर्म कहते हैं। और जो ऊपर चढ़ रही है उस भुजा को असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग आर्म, आरोही भुजा कहते हैं, आरोही भुजा कहते हैं। तो हमने देखो, पहले हमने देखा समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में यू आकार की संरचना हेनले का लूप, जिसमें एक नीचे उतरती हुई भुजा अवरोही भुजा, एक ऊपर चढ़ती हुई भुजा आरोही भुजा कहलाती है। फिर हेनले का लूप की जो आरोही भुजा है बाद में एक और कुंडलित नलिका में आके खुलती है, और इस कुंडलित नलिका को चूंकि ये दूर है, किससे दूर है? बोमेन कैप्सूल से दूर है, इसलिए इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। हिंदी में से दूर है इसलिए दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका एक सम्मिलित रूप से बनी हुई एक नलिका में आकर खुलती है। सम्मिलित मतलब यहाँ एक और नेफ्रॉन यहाँ खुल रहा होगा, एक नेफ्रॉन ये वाले भाग यहाँ पर भी खुल रहे होंगे, यहाँ पर कोई दूसरी डीसीटी, यहाँ डीसीटी, कई डीसीटी आकर यहाँ खुल रही है। तो ये जो इसके बाद में कई सारे नेफ्रॉन से जुड़ी हुई जो संरचना है, इसे संग्राहक नलिका, संग्रह कर रही है कई अलग अलग नेफ्रॉन से यूरिन का, मूत्र का, इसलिए इसे संग्राहक नलिका कहते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके ये 5 महत्वपूर्ण भाग देखे नेफ्रॉन के। देखो कौन कौन से? एक हमने मेलपीघी काय देखा जो बना है ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट से, दूसरा हमने देखा पीसीटी, तीसरा हमने देखा हेनले का लूप, चौथा हमने देखा डीसीटी, और पांचवा इसका महत्वपूर्ण भाग है कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। देखो हमने कल जब किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी तो हमने देखा कि किडनी जो होती है उसके 2 मुख्य भाग होते हैं, बाहर की ओर कॉर्टेक्स
और भीतर जो है उसे मेडुला कहते हैं। नेफ्रॉन के ये जो ऊपर वाले भाग मैंने बना रखे हैं कौन कौन से, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये जो 3 भाग हैं नेफ्रॉन के, ये 3 भाग कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। यहाँ मैं पार्टीशन कर रहा हूँ हरे कलर से। तो ये जो ऊपर का भाग है, ऊपर के भाग में देखो कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है, ये मेलपीघी काय, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये जो 3 भाग है ये वास्तव में किडनी के कॉर्टेक्स भाग में होते हैं। ऊपर वाला भाग, बाहरी भाग जो है कॉर्टेक्स, जबकि जो लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप और संग्राहक नलिका, ये बीच वाला जो भाग होता है, बीच में मध्य में जो होता है जिसे कहते हैं मेडुला, उस मेडुला भाग में होते हैं। कहाँ होते हैं, मेडुला भाग में। ध्यान रखना है, हेनले का लूप कहाँ होता है, मेडुला में। संग्राहक नलिका कहाँ होती है किडनी के, मेडुला में। बाकी समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और मेलपीघी काय बाहर की ओर यानी कि कॉर्टेक्स भाग में होती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। देखो अब ये जो हेनले का लूप है वो मेडुला में कितनी गहराई तक गया हुआ है, इस आधार पर नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितनी गहराई में हेनले का लूप है मेडुला में, उस आधार पर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल भाग कॉर्टेक्स से बना, कॉर्टिकल भाग कॉर्टेक्स से। तो ऐसी किडनी, जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे ये किडनी मैंने बनाई है, इसके ये 2 मुख्य भाग, बीच वाला भाग मेडुला, बाहरी भाग जो है कॉर्टेक्स कहलाता है। हमने देखा कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो अगर ये हेनले का लूप का अधिकांश भाग कहाँ हो, कॉर्टिकल भाग में ही हो, कॉर्टेक्स भाग में ही हो, मेडुला में बहुत कम हो, ऐसे नेफ्रॉन्स को कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। कॉर्टिकल भाग यानी कि कॉर्टेक्स से बना। तो यदि नेफ्रॉन्स का अधिकांश हिस्सा कॉर्टेक्स में ही हो, ठीक है, कम गहराई में धसा हुआ हो, कॉर्टेक्स के नज़दीक ही हो, ऐसे नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। और मनुष्य में अधिकांश जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लगभग 80% नेफ्रॉन्स हमारे जो किडनी में होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे प्रकार के जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, हिंदी में एनसीईआरटी हिंदी में लिखा होगा इसे सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन, सानिध्य मध्यांश, सानिध्य मतलब नज़दीक होना। ठीक है, मेडुलरी यानी कि मेडुला के। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हेनले का लूप है ये बहुत अंदर गहराई में धसा हुआ होता है मेडुला में। मेडुला जो होता है उस मेडुला में बहुत गहराई तक धसा हुआ होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण कर सके। तो हेनले का लूप कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में तो बहुत नज़दीक था, जक्स्टा मेडुलरी में ये बहुत अधिक गहराई तक रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषित कर सके, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो रेगिस्तान में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनमें ज़्यादातर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचा सके, अवशोषित कर सके। ये ज़्यादा लंबा होता है और अधिक गहराई में धसा हुआ होता है मेडुला में। ठीक है, तो जक्स्टा मेडुलरी, तो हमने 2 तरह के नेफ्रॉन्स देखे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो अब बचे जो है वो 20% ये होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने नेफ्रॉन्स के 2 प्रकार भी देख लिए। नेक्स्ट, अब ये जो अपवाही धमनिका है, ये जो अपवाही धमनिका है यही समाप्त तो होती नहीं है, आगे अब क्या करेगी, तो ये अपवाही धमनिका नेफ्रॉन्स के अन्य भागों पर जाल बना लेती है, महीन केशिकाओं का जाल बना रहते। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि इस तरह इसके चारों ओर
ये इसके चारों ओर इस तरह जाल बनाती है केशिकाओं का। ये अपवाही धमनिका आगे जाकर बहुत सारी केशिकाओं में बंटकर और इस पूरे सिस्टम के चारों ओर केशिकाओं का जाल बना देती है अवशोषण करने के लिए। भाई यहाँ से जो चीज़ें अवशोषित होगी फिर बाद में ब्लड में डाल दी जाए। ठीक है, तो इस तरह ये जो आगे जाकर ये जो जाल बना है कैपिलरीज का, ये जो केशिकाओं का जो जाल बनता है, इस केशिकाओं के जाल को परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। केशिका जाल कहते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज परिनलिका जाल इसको कहते हैं। इस जाल में एक और खास बात यह है कि इस जाल में जो हैनले के लूप के पास से गुजरने वाली जो है वो हैनले के लूप की तरह ही इस तरह यू आकार में इसके चारों ओर होती है। इस जो परिनलिका केशिका जाल है उसमें से 2 केशिकाएं ऐसी होती है जो हैनले के लूप के समानांतर चलती है। हैनले का लूप जैसा है उसके नज़दीक नज़दीक समानांतर चलती है। ठीक है, इस तरह, और फिर बाद में आपस में इस तरह जाल बनाती है। तो इस तरह ये जो हैनले के लूप के जो समानांतर चल रही जो ये केशिकाएं हैं, ये जो ब्लड की जो कैपिलरीज है, ये जो रक्त केशिकाएं हैं, इसे सम्मिलित रूप से वासा रेक्टा कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हैनले के लूप के चारों ओर जो केशिकाओं का जाल है उसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, उन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा या तो रिड्यूस्ड होता है, बहुत ज़्यादा अवशेषी होता है, बहुत मतलब नाम मात्र का होता है, या फिर एब्सेंट ही होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा बहुत अधिक रिड्यूस्ड होता है या फिर अनुपस्थित होता है। ठीक है, अवशेषी एक तरह का नाम मात्र का होता है या फिर अनुपस्थिति होगा। तो ये क्या चीज़, ये जो वासा रेक्टा है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में रिड्यूस्ड, बिल्कुल अवशेषी, या फिर एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो हमने वासा रेक्टा देखा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने ये नेफ्रॉन की संरचना को हमने डिटेल से देखा। इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसके मुख्य मुख्य भाग क्या क्या देखा हमने? इसके 5 मुख्य भाग देखे। मेलपिघिकाय या वृक्क कणिका, ठीक है, जिसमें हमने बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, हमने 2 मुख्य भाग देखे। इसके अभिवाही धमनी, ठीक है, और बाहर जब निकल रही है तब अपवाही धमनी। यहाँ एक चीज़ और नोट करना, जब भी चित्र बनाए, अभिवाही धमनी जो है इसका व्यास आपको ज़्यादा दिखाना है। अभिवाही धमनी का व्यास ज़्यादा होता है, अपवाही धमनी का व्यास जो है वो कम होता है। यानी कि ये ज़्यादा चौड़ी बनानी है, ये कम चौड़ी बनानी है। अगले वीडियो में जब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तब ये आपको और बात समझ में आ जाएगी, लेकिन चित्र बनाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा भाग हमने देखा समीपस्थ कुंडलित नलिका। तीसरा भाग हमने देखा हैनले का लूप, जिसकी 2 भुजाएं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। तीसरा भाग हमने देखा दूरस्थ कुंडलित नलिका, चौथा भाग। और 5वां भाग हमने संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट देखी। हमने देखा कि ये जो मेलपिघिकाय, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये कोर्टेक्स भाग में होती है। हैनले का लूप और संग्राहक नलिका ये मेडुला भाग में होती है। इस आधार पर, इस हैनले के लूप की उपस्थिति के आधार पर नेफ्रॉन्स 2 प्रकार के होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसमें अधिकांश भाग कॉर्टेक्स में होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जिसमें हैनले का लूप बहुत अधिक लंबा और अधिक गहराई, मेडुला में गहराई में धंसा हुआ होता है। ठीक है, और हमने देखा कि अपवाही धमनिका बाद में एक केशिकाओं के जाल में बढ़ जाती है और पूरे भागों को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है जाल, जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। और उसी का एक हिस्सा जो हैनले के लूप के समानांतर रूप से जाल बनाता है उसे वासा रेक्टा कहते हैं।
और वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो होता नहीं है और होता है तो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। तो इस तरह बच्चों आज हमने ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।